वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सभी? होप सब अच्छे होंगे। एक इंडियन बैंक की तरफ से गुड न्यूज़ ये है कि उनका जो ज्वाइनिंग का डेट है, डीबी का डेट है, वो ऑफिशियली आ गया है। और एक बैंक ने स्टार्ट कर दिया है यार ऑफिशियली, तो धीरे धीरे और भी बैंक सोच रहे होंगे। हालांकि देखो, अभी भी बहुत सारे बैंक का अप्रैल तो जाएगा ही, ठीक है, अप्रैल के बाद ही वो ज्वाइनिंग करवाएंगे। और इनका भी टेंटेटिव यही है कि 1 अप्रैल से इनका ज्वाइनिंग होगा। लेकिन डीबी का जो डेट है इन्होंने मार्च में रखा है, 2 मार्च से लेकर 13 मार्च के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन इन्होंने लिस्ट दे रखी है कि कौन से कैंडिडेट का कहाँ पे होगा डीबी और कौन से डेट को होगा। तो वो आप चेक कर लीजिए। ये आपको जो नोटिस है वो साइट पे मिल जाएगा, ऑफिशियल साइट पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो प्री ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो इनका है 2 मार्च से लेकर 13 मार्च के बीच में। और इंडक्शन ट्रेनिंग जो है वो टेंटेटिव है 1 अप्रैल। तो बैंकिंग में देखो यार, टेंटेटिव का मतलब सीधा सीधा कंफर्म ही होता है 99%। तो आप मान के चलते हैं कि 1 अप्रैल से आपका ज्वाइनिंग होने वाला है, ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ है और रिलीफ भी है। बहुत से लोगों के मन में ये था कि कब ज्वाइनिंग होगा, बहुत से लोग को नोटिस पीरियड सर्व करना होगा या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होगा, तो उसमें हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लिस्ट है। डॉक्यूमेंट की लिस्ट में जो चीज़ें हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ताकि आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करने में डीबी के लिए थोड़ा सा आसानी हो सके, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो फर्स्ट पॉइंट है। एक तो आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है, साथ में फ़ोटो कॉपीज़ भी लेके जाना है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी आपका होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है द इंटीमेशन लेटर इशूड टू द कैंडिडेट ड्यूली साइन बाय द कैंडिडेट एज एन अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन एज लेट डाउन देयर इन। तो ये आपके मेल पे आया होगा इंटीमेशन लेटर, ठीक है। उसको ही आपको, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सारे कुछ लिखे होंगे, तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। और आपको एज ए एक्सेप्टेंस वो लेटर साइन करके सेल्फ अटेस्ट करके आपको लेके जाना है, ठीक है। सेकेंड है फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ सच एज पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, जो भी चीज़ें है ये 2 कॉपी आपको चाहिए, ठीक है। तो ये आप 2 कॉपी लेके जाए, जो भी इसमें से आपके पास है, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड। एड्रेस प्रूफ 2 कॉपीज़। एड्रेस प्रूफ के नाम पे आप आधार कार्ड ही लेके जा सकते हैं, वही एड्रेस प्रूफ है। तो एड्रेस प्रूफ के लिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आधार कार्ड 2 कॉपीज़, तो वही हो गया यार, एड्रेस प्रूफ और आधार कार्ड एक ही है। पैन कार्ड, पैन कार्ड का आपके पास 2 कॉपी होना चाहिए। इन केस ऑफ कैंडिडेट हु हैव चेंज देयर नेम विल बी अलाउड ओनली इफ दे प्रोड्यूस ओरिजिनल गैजेट नोटिफिकेशन और ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट। ऑल द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई देयर टेस्टिमोनियल एंड देयर डिफरेंस स्पेलिंग ऑनलाइन टू डैट शुड बी। हाँ देखो, इसमें यह है ना कि जैसे बहुत से फीमेल कैंडिडेट होती है, उनका हो सकता है कि एग्ज़ाम से पहले नाम कुछ और हो, शादी हो गई बीच में, फिर सरनेम चेंज हो गया। तो उस केस में क्या होता है ना, गवर्नमेंट का गजेट आता है, उसमें लिखा होता है कि ये पर्सन का पहले नाम ये था, बाद में ये नाम हुआ, अभी के टाइम पे ये नाम है, ठीक है। तो एक ऑफिशियल प्रूफ होता है आपका नेम चेंज का, तो आप बनवा लीजिए। बाकी बहुत से लोगों का क्या होता है ना कि स्पेलिंग मिस्टेक होता है नाम में, फादर्स नेम में। जैसे आपके 10th के सर्टिफिकेट पे कुछ और है, फॉर्म में कुछ और है, आधार पे कुछ और है, पैन पे कुछ और है। उस केस में आपको क्या करना है कि एक एफिडेविट बनवा लेना है, ठीक है। 100 के स्टाम्प पे आप बनवा लेंगे, और कोर्ट के बाहर होते हैं कुछ लोग, घूमते रहेंगे ऐसे, तो उनसे आप बात करके वो आपको ईजिली बनवा देंगे। उनका काम ही यही होता है। तो आप उनको बोलेंगे एफिडेविट हमको चाहिए ज्वाइनिंग के लिए, नाम का मिस्टेक है, तो वो बना देंगे आपको, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए। उसके बाद अनकंडीशनल डिस्चार्ज और रिलीविंग सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर। यदि आप वर्किंग है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाइए, ठीक है। या फिर अभी जॉब में है तो आप रिलीविंग सर्टिफिकेट लेके जाइए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने जॉब में तो थे लेकिन फॉर्म में कहीं मेंशन नहीं किया, तो आप स्किप करिए, ज़रूरत नहीं है आपको देने की। उसके बाद है एन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैज़ टू प्रोड्यूस ए कॉपी ऑफ द सर्विस। तो इस कैटेगरी में तो कम ही लोग होंगे, ठीक है। तो इनको जब उनके सर्विस से डिस्चार्ज किया गया तो वो एक सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है। फी रिसिप्ट एंड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड टू IBPS, ओरिजिनल ईमेल कम्युनिकेशन और फाइनल स्कोर कार्ड गिवन बाय IBPS। तो ये तो यार अभी स्कोर कार्ड आप लोगों के पास होगा ही, क्योंकि अभी नई नई चीज़ें हैं। और दूसरा अप्लीकेशन फॉर्म एंड फी रिसिप्ट। तो ये देखो, अभी ये नोटिस निकला है बैंक का,
तो कुछ दिनों में IBPS का साइट पे आ जाएगा कि वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, फी रिसिप्ट वगैरह, ठीक है। और मान लीजिए यदि फी रिसिप्ट नहीं भी होता है डाउनलोड तो कोई बात नहीं है, ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी होता है तो चलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट कुछ दिनों में IBPS के साइट पे आ जाएगा, तो आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जाम प्री एंड मेंस एंड इंटरव्यू ड्यूली साइन बाय फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन इट। कॉपी ऑफ कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो यार एडमिट कार्ड देते हैं कि सबमिट हो जाता है ना, याद नहीं आ रहा है मेरे को, शायद एडमिट कार्ड सबमिट हो जाता है ना एग्ज़ाम में। यदि सबमिट हो जाता है तो फिर कोई बात नहीं, बाकी आप देख लीजिए, यदि आपके पास है सेव वाला कॉपी तो ठीक है निकाल लीजिए, अदरवाइज़ ठीक है, ये सब एक फॉर्मेलिटी होता है, ऐसा कुछ नहीं है इसके लिए आपका ज्वाइनिंग रोक देंगे ऐसा कुछ, ठीक है। मुझे जितना याद आ रहा है कि मेरे टाइम तो प्री के टाइम नहीं लेते थे, लेकिन मेंस के टाइम प्री और मेंस का दोनों का एडमिट कार्ड शायद जमा करते थे, ऐसा हमको याद आ रहा है। तो यदि ऐसा कुछ हो गया तो आप स्किप करिए, आपके पास है सेव कॉपी PDF का तो आप निकाल लीजिए प्रिंट, नहीं है तो कोई बात नहीं। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अभी देखो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में क्या है, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उस पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, तो आप वो लेके जाइए काफ़ी है। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10, 12, SSC, SSLC जो भी चीज़ है, इसमें क्या है आपका कि मार्कशीट आपको लेके जाना है और पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है, दोनों अलग अलग चीज़ें होता है, ठीक है। मार्कशीट आपके जो भी ईयरली यदि है ग्रेजुएशन का तो आप सारे लेके जाइए, ठीक है। यदि एक ही बार आपका मार्कशीट आया तो एक लेके जाइए, डिपेंड अपन आपके यूनिवर्सिटी, आपके कोर्सेज जो आपने किए उस पर डिपेंड करता है कि कितने मार्कशीट आपके पास, तो जितने भी आपके वो लेके आपको जाना है। पासिंग सर्टिफिकेट का क्या सीन है ना कि 10th के CBSE में मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही साथ आता है, बाकी 12th में शायद अलग अलग आता है, तो जहाँ पे अलग अलग आता है आप लेके जाइए, और जहाँ पे सेम है तो कोई बात नहीं। बाकी यदि किसी ने नहीं लिया है स्कूल कॉलेज से तो आप जाके ले सकते हैं, उन लोगों के पास रहता है रिकॉर्ड में, तो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। बहुत से लोगों का ये डाउट होता है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो देखो यदि आप रिसेंट में पास आउट हुए हैं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट विल वर्क, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके जाइए। यदि आपके काफ़ी टाइम हो गया पास आउट हुए और आपने नहीं लिया है बाई चांस आलस वाइज या जो भी रीज़न से आपका कॉलेज दूर है, तो आप ले लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको काम आने वाला है, तो आप एक बार स्कूल यूनिवर्सिटी से कलेक्ट कर लीजिए। कहीं कहीं क्या होता है कि अप्लाई करना होता है पहले, तो आप अप्लाई करके रख दीजिए, ठीक है। बाकी प्रोविजनल से आपका काम हो जाएगा। ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, तो वही जो मैंने बताया आपको कि जितने भी आपके पास मार्कशीट है सेमेस्टर वाइज हो या ईयर वाइज हो तो आप सारे लेके जाइए। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यदि आपने कुछ मेंशन किया है, आप पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर कोई अलग से कोर्स किया है, यदि आपने फॉर्म में ऐसा कुछ मेंशन किया है तो उसके भी जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। नहीं मेंशन किया है तो ये सब आप स्किप कर सकते हैं। इफ़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ ग्रेजुएशन इज नॉट मेंशन इन द सर्टिफिकेट और मेंशन आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट, इनका बस यही है कि जो इनके नोटिफिकेशन में कट ऑफ डेट था उससे पहले पहले आप ग्रेजुएट हो जाना चाहिए, वो क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC कैटेगरी मस्ट प्रोड्यूस रेलिवेंट एंड वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज नोटिफाइड इन द IBPS एडवर्टीजमेंट। प्लीज नोट दैट कास्ट नेम अपेयरिंग इन द कास्ट सर्टिफिकेट शुड मैच लेटर बाय लेटर विद द कास्ट नेम मेंशन इन द सेंट्रल लिस्ट। देखो इनको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल फॉर्मेट में चाहिए, सेंट्रल फॉर्मेट आप देख लीजिए, जो IBPS का नोटिफिकेशन था उसमें नीचे दिया हुआ है, तो आप वहाँ से मैच कर सकते हैं। स्टेट वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ ऐसे होते हैं कि स्टेट में वो पर्टिकुलर कास्ट उस लिस्ट में आता है, सेंटर के हिसाब से वो नहीं आता है, तो इनका जो होता है IBPS का वो सेंटर के हिसाब से होता है, तो आप सेंट्रल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपना कास्ट सर्टिफिकेट देख लीजिए, ठीक है। OBC category candidate should submit OBC certificate on the format prescribed by Government of India containing non-creamy layer clause issued on or after 1/4/25 till the date of interview। तो मतलब आपका 1/4/25 यानी कि ये फिनंशियल ईयर से ढूंढ रहे हैं कि 25-26 का आपके पास होना चाहिए ये OBC सर्टिफिकेट। तो ऑन और आफ्टर 1/4/25 बोल रहा है, तो ठीक है, मान लो यदि किसी के पास नहीं है, ऐसे तो सबके पास होगा क्योंकि आप लोगों ने इंटरव्यू अपीयर हुए हैं तो इंटरव्यू में आप लेकर गए होंगे। यदि सपोज किसी के पास नहीं है तो वो अभी भी बनवा सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल फॉर्मेट का आप बनाइए, ये ध्यान रखिए।
कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी बट कमिंग अंडर क्रीमी लेयर एंड और इफ देयर कास्ट डज नॉट फाइंड प्लेस इन सेंट्रल लिस्ट आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर ओबीसी ऑब्जर्वेशन। तो वही बात है कि आपको सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो कास्ट है वो फॉल होना चाहिए ओबीसी कैटेगरी में, तभी आप माने जाओगे ओबीसी के कैंडिडेट। ठीक है। Disability certificate or UDID in the prescribed format issued by the concerned medical authority in case of person with benchmark। जो भी डिसेबिलिटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनको UDID कार्ड प्रॉपरली साइंड होना चाहिए उनके पास। ठीक है। और वो कार्ड वैलिड होता है। बहुत से लोगों का ये डाउट होता है कि क्या वो अलग से कुछ टेस्ट करते हैं, क्या अलग से डिसेबिलिटी का टेस्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो बाद में वेरिफिकेशन आपका हो सकता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ डीबी वो आपके जो डिसेबिलिटी कार्ड होता है वही वो वेरीफाई करते हैं। इफ़ द कैंडिडेट हैज़ यूज्ड द सर्विस ऑफ स्क्राइब एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन ड्यूली फिल्ड इन डिटेल सब्सक्राइब इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। यदि किसी ने वीआई कोई कैंडिडेट है वो स्क्राइब लिया है तो उनको स्क्राइब का डिटेल देना है प्रॉपर फॉर्मेट में, जो आपको IBPS के नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। Candidate belonging to EWS category should submit income and asset certificate issued by any one of the authorized as notified at Government of India in the prescribed format valid for the financial year 25-26 based on the income 24-25। तो देखो आपको 25-26 का आपके पास EWS होना चाहिए। ठीक है। तो यदि किसी के पास नहीं भी है तो अभी भी बना सकते हैं, क्योंकि ये 25-26 का बोल रहा है, तो 25-26 मतलब ये 31 मार्च 26 तक वैलिड है। ठीक है। बाकी जो EWS की बात करें तो पहला क्या होता है कि RO लेवल पे होता है, रिवेन्यू ऑफिसर जिसको बोलते हैं, उसके बाद SDO लेवल पे होता है, फिर DM लेवल पे होता है। तो कुछ बैंकों का क्या होता है ना कि वो RO लेवल वाला एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है। कायदे से यही है, EWS वाला जो आप फॉर्मेट देखेंगे ना तो उसमें भी यही होता है कि आपके पास RO लेवल का मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। तो आपके पास यदि टाइम है तो आप SDO लेवल का मिनिमम बना के रख सकते हैं टू बी सेफर साइड। क्योंकि क्या होता है ना, देखो बहुत सारे DB सेंटर पे बहुत से लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको भाग दौड़ करना पड़ सकता है, आपको प्रूव करना पड़ सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ज्वाइनिंग आपका नहीं होगा या RO लेवल का है तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पे ये इशू होता है, सुनने को मिलता है, बहुत से लोगों से बात होती है, तो ये चीज़ें कुछ निकल के आए थे प्रीवियस ईयर्स में। तो बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस में आपसे एडवाइस कर रहा हूँ कि आप SDO लेवल का जो है मिनिमम बना के रख लीजिए। जहाँ पे ऑनलाइन है तो वहाँ पे कोई बात नहीं, आपका RO लेवल का है वो फॉर्मेट आप डालेंगे, अप्लाई करेंगे SDO लेवल का, तो आपको बन के आ जाएगा। जहाँ पे ऑफलाइन भी है तो बेस्ड अपॉन RO लेवल का आप SDO लेवल का बना सकते हैं। ठीक है। 5 पासपोर्ट साइज हाँ 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड 3 स्टाम्प साइज फ़ोटो सेम एज वन अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो आपने फ़ोटो अपलोड किया था वो आपके पास 5 पासपोर्ट साइज़ का होना चाहिए, 3 स्टाम्प साइज़ का लिखा है इन्होंने, है आपके पास तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं, वही लेके जाओ, काट खुट के लगा देना। ठीक है। वो आपको स्टाम्प साइज आपसे मांगते हैं वो ID कार्ड के लिए, कोई बात नहीं यार, जो है वही वही काट खुट के लगा देना उस पर। ठीक है। बाकी यदि किसी के पास फ़ोटो नहीं है तो आपके पास यदि एक भी फ़ोटो है तो फ़ोटो से फ़ोटो ईजिली बन जाता है, तो आप बनवा सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज इन दी इमरजेंसी केस यदि किसी के पास है ही नहीं तो वही ऑप्शन है कि आप रिसेंट का ही बनाएंगे, तो ज़्यादा यदि कुछ फेस में चेंजेस नहीं है तो ज़्यादा कुछ इशू नहीं होने वाला, लेकिन ट्राई करिए कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में है वही आप फ़ोटो बना लीजिए। ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू ओपन ए सेविंग अकाउंट विथ ए ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक विथ चेकबुक फैसिलिटी एंड सबमिट फ्रंट पेज ऑफ पासबुक। देखिए अभी इसमें क्या है कि आपको एक अकाउंट खोलना है, क्योंकि आपका जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में आएगा, तो आप नियर बाय बैंक में जाके आप अकाउंट खोल लीजिए। ठीक है। और चेकबुक आप ले लीजिए। ठीक है। और पासबुक का फर्स्ट पेज साइन स्टाम्प के साथ आप ले लीजिएगा ब्रांच हेड से, वो आप लेके जाइएगा। ठीक है। ऐसा इन्होंने बोला है तो कर लीजिए। हालांकि बहुत सारे बैंकों में क्या है कि वो ट्रेनिंग सेंटर पे ही ओपन करवाते हैं अकाउंट, लेकिन इन्होंने ऐसा बोला है तो आप खुलवा लीजिए, अभी टाइम है आपके पास। ठीक है। Any other relevant document in support of eligibility. The photograph, iris, biometric of the candidate will be verified with the photos and biometric captured at the time of online test. Decision of the biometric data verification authority with regard to status village note at matching of photo and iris। देखो ये जो बायोमेट्रिक और आइरिस का मैच होता है ना, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम के टाइम लेता है, ये डेटा उनके पास कैप्चर होता है, तो वो अभी वेरीफाई करेंगे। अभी प्रॉब्लम क्या होता है ना कि बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ये होता है कि उनका जो स्किन का कुछ इशू होता है, तो वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होता है। तो देखो रेयर केस में तो यही देखा गया है कि ऐसा कुछ यदि इशू होता है तो वो लोग एक अंडरटेकिंग लेते हैं, अंडरटेकिंग लेके ज्वाइनिंग करवा देते हैं। ठीक है। तो ऐसा कुछ ऐसा इशू नहीं हुआ है। बाकी आप टेक केयर करिए स्किन का। ठीक है। यदि किसी के साथ मेजर इशू है तो
उसका रीज़न ये है कि जब आप बैंक ज्वाइन करते हैं तो आपको बायोमेट्रिक से ही आपका फिनाकल लॉगिन होने वाला है, या जो भी आपका सर्वर है वो आपके बायोमेट्रिक से ही लॉगिन होने वाला है, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, ये बात तो कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस पर डिपेंड करता है, तो वो सब का हो ही जाता है यार, अच्छा ही होता है। कैंडिडेट एडवाइज टू गो थ्रू नोटिस एंड इंटीमेशन लेटर केयरफुली एंड इंश्योर सबमिशन ऑफ ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। रिक्वेस्ट फॉर, देखो कोई चेंज नहीं होगा वेन्यू में, टाइम में, वो सब सेम रहेगा, वही बोल रहे हैं। कैंडिडेट एडवाइज टू डिस्क्लोज द डिस्क्रिपेंसी एक्शन इफ एनी वाज इनिशिएटेड, पनिशमेंट इनिशिएटेड एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन टू बी अंडरटेक। देखो इसमें कि यदि आपके अंदर आपके अगेंस्ट कुछ केसेस वगैरह है या फिर कोई एक्शन लिया गया है प्रीवियस एम्प्लॉयर में, ये सब, तो देखो यदि मान लो किसी के पास किसी के साथ माइनर कुछ है भी, तो आप स्किप करिए, इग्नोर करिए, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा ईमानदार बनने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ईमानदार बनना भी कभी कभी आपके लिए ना वो आपको प्रॉब्लम में डाल देती है। ठीक है, तो जो भी कुछ मेजर है, आप मान लो किसी का एफआईआर हो गया, कुछ नॉर्मल कोई झगड़े हैं, तो वो सब चीज़ें आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, या कभी मान लो कि कुछ चीज़ें हुई, अनलेस अनटिल बहुत ही मेजर है, बहुत ही सीरियस कंसर्न है, आप मत मेंशन करिए। ठीक है, आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। इन एडिशन टू एबव मेंशन डॉक्यूमेंट, कैंडिडेट एडवाइज टू डाउनलोड द फॉलोइंग फॉर्म्स। अभी देखिए indianbank.in पे आप जाएंगे तो कुछ फॉर्म्स आपको मिलेंगे, वो भी आपको डाउनलोड करके फिल करना है, जैसे कि बायोडाटा फॉर्म है, टेस्टिमोनियल है, टेस्टिमोनियल टू बी ऑब्टेन फ्रॉम टू रिस्पेक्टेबल पर्सन हु आर नॉट रिलेटिव। ठीक है, उनसे आपको टेस्टिमोनियल लेना है। अटेस्टेशन फॉर्म 2 कॉपीज, सर्विस ज्वाइनिंग रिपोर्ट, indemnity bond with surety. Candidate are required to submit an indemnity bond with surety for amount of 2 lakh on a non-judicial stamp paper not less than the face value of 100 jointly with surety, wherein the candidate undertake to serve the bank for a minimum period of 2 years from the date of appointment. The documents should be signed by the candidate and the surety on all pages. Candidates are also required to submit photo identity proof and address proof of surety, फिटनेस सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो देखो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो ये आप निकालना है। अभी फिटनेस सर्टिफिकेट क्या हो गया आपका, मेडिकल एग्जामिनेशन, तो उसमें लिखा होगा आपका, तो आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट बनाना है फिटनेस का, वो बना लीजिए। इंडेमनिटी बॉन्ड आपको बनाना है 2 लाख का, कि 2 साल का आपका ये पीरियड है मतलब, ठीक है, और 2 लाख का आपका बॉन्ड रहेगा। तो ये था बस, इतना ही था इसमें बाकी नीचे लिस्ट दिया हुआ है कि कौन से सेंटर पे किसका है, कौन से डेट का है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके नीचे आपका वेन्यू का एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 सेंटर पे आपका डीबी होगा, तो स्पेशली आप देख लीजिए। उसके बाद डीबी के बाद आपका ये होगा, ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। बाकी इसमें नॉर्मल तो सेम ही है। सिविल का जहाँ तक है, मैंने इसमें तो नहीं दिखा मुझे कुछ। ठीक है, बाकी आपके मेल में यदि कुछ आया हो तो आया हो, नहीं तो ये लोग क्या करते हैं ना कि बहुत सारे बैंक का ये भी होता है ना कि वो आपके पैन कार्ड वगैरह से खुद वो ये कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अदरवाइज कुछ बैंक नहीं भी करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिविल एक का क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं है कि वो ही सब कुछ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी सिविल पे मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। ये पीओ का था, इंडियन बैंक पीओ का, और इंडियन बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर का भी आया हुआ, तो मोर और लेस सेम ही होगा। देखता हूँ मैं, यदि कुछ डिफरेंस होगा तो अलग से एक वीडियो लेके आएंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।